चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस फर्म में, जिस प्रोडक्शन कंसर्न के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी की वैल्यूज़ क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उन सबको मिला लें तो हमारा कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कल्चर क्या चीज़ है। व्हाट इज कल्चर? अ सेट ऑफ beliefs, ethics, norms, code of dealing, etc. That is called culture. किसी इलाके का तमद्दन क्या है, उर्दू में तमद्दन कहेंगे कल्चर, के किसी एरिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके बुनियादी नज़रियात क्या हैं, बिलीफ्स क्या हैं, एथिक्स उनकी इखलाकी असास या इखलाकी बेसिक्स क्या है, नॉर्म्स नॉर्मली लोग किस तरह से एक्ट या रिएक्ट करते हैं, या नॉर्मली लोग किस तरह से सोचते हैं, और फिर कोड ऑफ डीलिंग लोग डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को डील किस तरह से करते हैं। इन सब को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कल्चर। सो कल्चर बेसिकली किसी इलाके में रहने वाले लोगों का एक कॉमन बिहेवियर होता है जिसे हम कल्चर का नाम देते हैं। कल्चर को फिर डिफाइन किया, सबसे जो बेहतर डिफाइन किया वो डिफाइन किया टेलर ने, कि कल्चर इज इक्वल टू a set of beliefs, customs, traditions, ethics, craftsmanship, code of conduct, इसने कहा था कि लोगों के बुनियादी नज़रियात, उस इलाके के रस्म और रवाज, उस इलाके की इखलाकियात, उस इलाके में पाए जाने वाले पेशे, क्राफ्ट्समैनशिप, लोग के पास किस तरह के हुनर हैं, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट लोग किस तरह से काम करते हैं, इन सब को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास बन जाएगा कल्चर। जिस तरह किसी एरिया का कल्चर होता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। A set of practices and code of conduct and ethics observed in an organization in achieving its goals and objectives। के किसी फर्म में या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जिन नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, जिन कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स को फॉलो किया जाता है, जो चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, जिस तरह से लोगों को डील किया जाता है, उन सब को हम मिला लें तो वो आपका कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
किसी टास्क को पूरा करने का, किसी काम को पूरा करने का कल्चर क्या है, किसी काम को कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से पूरा करती है। क्या वहाँ पे ऑटोक्रेटिक कल्चर है? ऑटोक्रेटिक कल्चर का मतलब क्या है? जहाँ बाय ऑर्डर काम करवाए जाएंगे, जहाँ पे लोगों के पास ऑटोनॉमी नहीं होगी, हायर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी और उसको एग्जीक्यूट कराएगी वाया ऑर्डर्स। दूसरी है डेमोक्रेटिक, जिसमें डेमोक्रेटिक कल्चर जिसमें हायर मैनेजमेंट फैसला करेगी, लेकिन उस फैसले से पहले जूनियर स्टाफ को भी कंसल्ट किया जाएगा और उस कंसल्टेशन के बाद लोगों को उनका काम करने के लिए, या जिन लोगों को कोई टास्क असाइन किया जाएगा उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी कि अपने टास्क को जिस तरह से चाहे अचीव कर लें, अपनी स्ट्रेटजी खुद बना लें। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देन कम्स कॉर्पोरेट कल्चर। ये बेसिकली डेफिनेशंस है। It shows how organizations or firms are managed। कि किसी फर्म के अंदर मैनेजमेंट का रवैया क्या है, एम्प्लॉइज को डील करने का, रिसोर्सेज को डील करने का, या अपने टास्क को अचीव करने के लिए आपकी जो हायर मैनेजमेंट है उनका रवैया कैसा है, उनके बिलीव्स कैसे हैं। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर। वर्क ग्रुप, a part of an organization that shares common goals and objectives and set of ethics and code of conduct। That is called work group। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज के आगे फर्दर सब ग्रुप्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन का सब ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का छोटा पार्ट होता है जो लोग एक तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एक तरह के सेट ऑफ बिलीफ्स रखते हैं, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट्स रखते हैं और एक तरह का सेट ऑफ एथिक्स फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ वर्क ग्रुप। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट अ टाइम मल्टीपल ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं। हर ग्रुप का एक डिफरेंट काम होता है, या इवन एक ही डिपार्टमेंट के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जो हर जिनमें से ये कह लें कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं और हर ग्रुप काम करने का अपना अंदाज रखता है। हर ग्रुप के अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है और हर एक का गोल्स को अचीव करने के लिए एक अलग नज़रिया होता है। ऑल दीज स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड वर्क ग्रुप। Then comes creating an organizational culture। बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्मॉल सब ग्रुप्स मौजूद हैं वो सब अपनी अपनी कोड ऑफ एथिक्स रखते हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। उन सब के सेट ऑफ वैल्यूज़ को इस तरह से ब्लेंड करना, इस तरह से मिक्स करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हारमोनियस कल्चर
प्रवेल कर सके, एक हार्मोनाइज्ड वे के अंदर काम हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव हो सकें, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ work cultures of all subgroups of a firm to create a harmonized environment to achieve organizational goals। कि आपने जितने भी सब ग्रुप्स हैं सबके अपने अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं। फाइनेंस वालों के कोड ऑफ एथिक्स अकाउंट्स वालों से डिफरेंट हो, सेल्स वालों के कोड ऑफ एथिक्स या कल्चर अकाउंट्स वालों से डिफरेंट हो। इसी तरह जो अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो वो लोग जो रिसीवेबल्स को डील करते हैं और वो लोग जो पेएबल्स को डील करते हैं, दोनों का कल्चर अलग अलग होगा। हालांकि दोनों अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पार्ट है। जो रिसीवेबल्स वाले हैं, जो रिसीवेबल्स को डील करते हैं, उनका कल्चर क्या है? रिसीवेबल से अर्लीस्ट वे में अपने पैसों की वसूली करना, फर्म के लिए रिसीट्स लेके आना, लेकिन इस फॉर्म में कि कस्टमर लूज ना हो। जबकि जो पेएबल सेक्शन को डील करते हैं उनके ज़िम्मे क्या है कि अपने सप्लायर से जिस हद तक हो सके डिस्काउंट को अवेल करना, पेमेंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना, अपना क्रेडिट पीरियड एनहेंस करना इस तरह से कि क्रेडिटर के साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो। सो तमाम सब ग्रुप्स, हर सब ग्रुप की अपनी अपनी एक कल्चर है, अपना अपना कल्चर है। उन तमाम सब ग्रुप्स के कल्चर को इस तरह से ब्लेंड करना कि आपकी एक हार्मोनाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। एक हार्मोनाइज्ड एनवायरनमेंट कहलाएगा ऐसा एनवायरनमेंट जहां सब लोग खुशी से काम कर रहे हों, कोई पर्सन अपनी तबीयत के खिलाफ काम ना कर रहा हो, सब लोग खुशी से काम कर रहे हों और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम कर रहे हों। दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कल्चर को क्रिएट करना या उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है बिजनेस के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, नोकिया दुनिया की लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी। दुनिया की टोटल सेल्स का नियरली 80% नोकिया के पास था। नोकिया अपने वर्क कल्चर को चेंज नहीं कर सकी। किस तरह से? मार्केट में चेंज आ रहा था, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, लेकिन नोकिया का कल्चर क्या था कि ये चेंज को परसीव नहीं कर पाते थे, ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये नोकिया का कल्चर था। नोकिया वाले चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मार्केट में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आया, उसकी वजह से टच मोबाइल फ़ोन आए, स्मार्टफोन्स आए और नोकिया फ्लॉप हो। इसी तरह कोडेक कंपनी, दुनिया की फिल्म मेकिंग की तकरीबन 90% मार्केट कोडेक के पास थी, लेकिन कोडेक के साथ भी क्या था? ये लोग भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, चेंज को प्रॉपरली गेज नहीं कर पाते थे। इम्पैक्ट क्या आया? जब फोटोग्राफी चेंज हुई, मूवी मेकिंग चेंज हुई, ब्लैक फिल्म से आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर या सॉफ्ट फॉर्म के ऊपर इम्पैक्ट क्या आया? कोडेक ने अपना वर्ल्ड मार्केट का शेयर शार्पली लूज किया। सो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक राइट कल्चर चूज़ करना, एक सही वाला कल्चर अडॉप्ट करना, ये लाजमी होता है बिज़नेस की सक्सेसफुल रनिंग के लिए, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अफेक्ट करते हैं? किन चीज़ों को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, उन्हें हम देखते हैं।
factors that decide or define culture। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा। सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है या स्मॉल है। आमतौर पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोनॉमी दी जाती है, ऑटोनोमस कल्चर होता है कि एक अलग डिवीजन बना दिया, उस डिवीजन का एक मैनेजर असाइन कर दिया और उस मैनेजर को ऑटोनॉमी दे दी। जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें आमतौर पे ऑटोक्रेटिक कल्चर चलता है। दूसरा, लीडरशिप के उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने वाली जो लीडरशिप है, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं उनकी अपने गोल्स, उनकी स्ट्रेटजीज और उनके बिलीव्स क्या हैं। क्या वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे बिलीव रखते हैं या डेमोक्रेटिक स्टाइल या इन दोनों के मिक्स के ऊपर बिलीव रखते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। सो डिपेंड करेगा लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर कि लीडर्स के बिलीव्स क्या हैं, लीडर की सेट ऑफ वैल्यूज क्या है। देन आउटर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है वो एनवायरनमेंट कैसा है। क्या उस एनवायरनमेंट का तकाजा है कि डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए, यानी कि आपको चेंजेस को तेज़ी से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है या स्लोली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। अगर तो चेंजेस स्लोली आती हैं, रिस्पॉन्स स्लोली देना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर नॉर्मली डेमोक्रेटिक होगा या ऑटोनॉमी होगी, ऑटोनोमस होगा। लेकिन अगर फर्म ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रही है जहां चेंजेस सडन आती हैं और स्ट्रेटजी को तेज़ी से चेंज करना पड़ता है, वहाँ आमतौर पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लागू होगा। देन इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट या जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है वहाँ इवेंट्स किस तरह से अक्कर होते हैं। क्या इवेंट्स का अक्कर होना सडन है या इवेंट्स ग्रेजुअली अक्कर होते हैं। सडन इवेंट्स होंगे तो ऑटोक्रेटिक, और अगर ग्रेजुअल इवेंट्स होंगे तो डेमोक्रेटिक। देन नेचर ऑफ क्लाइंट, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसके क्लाइंट्स किस तरह के हैं। अगर तो किसी फॉर एग्जांपल एरिया टू एरिया नेचर ऑफ क्लाइंट चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर पाकिस्तान में भी काम कर रही है, इंडिया में भी काम कर रही है, और यही यूनिलीवर जापान और यूएसए और यूरोप में भी काम कर रही है। तो तमाम मुल्कों के अंदर वहाँ की सेट ऑफ वैल्यूज़ के हिसाब से, वहाँ के बिजनेस कल्चर के हिसाब से इनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी चेंज होगा। एंड द लास्ट वन, नेचर ऑफ बिजनेस। फर्म जो बिजनेस कर रही है उसकी नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेसेस, इनके अंदर आम तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस हैं इनमें आमतौर पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फोकस किया जाता है। वजह क्या है, फर्म को ऑर्डर मिलता है और फर्म ने उस ऑर्डर को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पूरा करके डिलीवरी देनी होती है। जब अपने एक फिक्स टाइम पीरियड को हर सूरत मीट करना है, टारगेट को अचीव करना है, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर फर्म सर्विसेज बेस्ड है तो उस सूरत में आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल चलेगा। Then comes the cultural web.
ये मॉडल दिया था जॉनसन एंड शोल्स। इन्होंने कहा था कि कल्चरल वेब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिफाइन कर सकता है इजीली। अब कल्चरल वेब के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? सबसे पहले रूटीन्स एंड रिचुअल्स। रूटीन नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम किस तरह से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टारगेट आता है या कोई नया ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को असाइन कैसे किया जाएगा? बाय पार्ट्स होगा या एक ही गो में अचीव होगा? और सिंगल पर्सन को टारगेट अचीव होगा या मल्टीपल पर्सन्स को टारगेट बाय पार्ट्स असाइन होगा? दैट इज कॉल्ड रूटीन। रिचुअल्स, रिचुअल का मतलब है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, प्रीवियस टाइम पीरियड्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाता था, दैट इज कॉल्ड रिचुअल्स। रूटीन काम किस तरह से चल रहे हैं, और रिचुअल्स प्रीवियस ईयर्स के अंदर किसी काम को करने का स्टाइल क्या था। देन कम्स स्टोरीज एंड मिथ्स, कि फर्म के जो एम्प्लॉइज हैं वो फर्म के मुतालिक क्या नजरियात रखते हैं, क्या बिलीव रखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर फर्म ने डिफरेंट इवेंट्स को किस तरह से डील किया था। स्टोरीज ये सजेस्ट करती हैं कि फर्म के अंदर किस पर्सन को की पर्सन की हैसियत हासिल है, कौन सा पर्सन फर्म के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स की हैसियत रखता है। इसी तरह मिथ्स होती हैं जहां आपके एम्प्लॉइज ये बिलीव रखते हैं कि फलां पर्सन, कोई भी ABC पर्सन फर्म की मैनेजमेंट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है, या फर्म की जो मैनेजमेंट है वो किसी की पर्सन की बात को टालती नहीं है, उस बंदे का डिसीजन हर सूरत फॉलो होता है। दैट दीज आर कॉल्ड मिथ्स एंड स्टोरीज। ये बेसिकली वर्कर्स के ज़ाती ख्यालात होते हैं कि वो की मैनेजमेंट पर्सन के मुतालिक क्या सोचते हैं, या जो पास्ट के अंदर इवेंट्स गुजरे थे उन इवेंट्स को वो किस तरह से एनालाइज करते हैं। देन कम्स सिंबल्स। सिंबल बेसिकली किसी फर्म की पहचान होते हैं, कि मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं, लॉगोज यूज होते हैं, डायग्राम्स यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लार्ज साइज के येलो कलर के M की बात करें तो ये मैकडॉनल्ड का साइन है, या एक ओल्ड मैन की पिक्चर विद स्मॉल बियर्ड, वो निशानी है KFC की। इसी तरह अगर हम बात करें लूडो के डाइस की, तो दो डाइस, लूडो के अगर दो डाइस शो हो रहे हों तो वो निशानी है आपकी एक पिज़्ज़ा चेन की। राइट नाउ उसका जो नाम है वो माइंड से स्किप हो रहा है। एक पिज़्ज़ा हट है और एक और पिज़्ज़ा की चेन है। राइट नाउ आई एम मिसिंग दैट नेम, डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो जो सिंबल्स हैं ये भी फर्म के कल्चरल वेब को शो करते हैं। इसी तरह क्या किसी फर्म के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपस में जैर्गन इस्तेमाल करते हैं? जैर्गन का मतलब होता है कि वो मखसूस तरह के वर्ड्स जिन्हें मखसूस तरह के लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड जैर्गन्स। आप BC के अंदर पढ़ के आए होंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स के अंदर इक्विटी, डेबिट एंड क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अकाउंट्स टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स वाले अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये भी सिंबल के अंदर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, और देते हैं एग्जाम्पल इसकी, BOP
अगर हम बात करें किसी बैंकर की तो उसके नज़दीक BOP का मतलब होगा बैंक ऑफ पंजाब, लेकिन अगर वही BOP हम बात करें किसी इकोनॉमिस्ट के लिहाज से तो उसका मतलब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो मीनिंग्स चेंज होते रहते, दैट इज कॉल्ड जर्गन। देन पावर स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिरार्की क्या है, पावर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लोग किस किस को आंसरेबल हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वेल डिफाइंड है, पावर्स वेल डिफाइंड है। जितनी पावर्स वेल डिफाइंड होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा और उतनी ही उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रिप होगी अपने गोल्स को अचीव करने के ऊपर। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिरार्की लेवल्स कितने हैं। हिरार्की लेवल से पता लगेगा कि फर्म के अंदर पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अथॉरिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूट होना, लोगों के पास ऑटोनॉमी का होना, ये भी बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हिस्सा है। एंड देन कम्स कंट्रोल सिस्टम्स। फर्म्स के अंदर कितनी तरह के कंट्रोल सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेट्रो कैश एंड कैरी की बात करें, छोटे स्टोर्स में आप परचेजिंग करें, अपना बिल क्लियर करें और आप वहाँ से बाहर आ जाएं। लेकिन अगर मेट्रो कैश एंड कैरी की बात करें तो वहाँ पे एंड कंट्रोल मौजूद है कि जो कुछ आपने परचेज़ किया है और आपके पास पेड बिल की कॉपी मौजूद है तो आपका बिल एग्जिट टाइम पे चेक किया जाएगा और वहाँ पे आपकी जो की प्रोडक्ट्स हैं उनको वो चेक करेंगे क्या ये बिल के अंदर मौजूद है या नहीं। दैट इज़ वन कंट्रोल। इसी तरह इन्वेंट्री कंट्रोल कि बिज़नेस के पास जो इन्वेंट्री है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, या बिज़नेस के अंदर ऑडिट का प्रोसीजर क्या है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम्स हैं। इन 6 के 6 की पॉइंट्स को आप इकट्ठा कर लें तो ये कहलाएगा फर्म का कल्चरल वेब। और ये कल्चरल वेब डिसाइड करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। इसके बाद आ रही है आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कि इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, इसके अंदर डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस किया है और पूछा है कि जो जॉनसन और शोल्स ने मॉडल दिया था उसके मुताबिक हर सिचुएशन को आप किस कीवर्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चैप्टर 4 इंशाल्लाह हमारा कल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सॉरी चैप्टर 5, क्योंकि ये स्मॉल चैप्टर है तो इंशाल्लाह कल के दिन में ही ये ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।